Assalamu alaikum. Good evening, everyone. I hope you are fine. And please turn on your cameras. Ji, everyone, please turn on your cameras. Okay, we have completed the topic binomial expansion. और binomial expansion में हम टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आपको मैंने वो वर्कशीट मीन पास पेपर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए कहा था. आई होप वो आप सब ने अटेम्प्ट किए होंगे. तो अभी हमने उसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमने डिस्कस करने हैं. सो जी, जिन जिन क्वेश्चन में प्रॉब्लम है प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स. सो अभी तक जो कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं 15 सेकंड पार्ट काफी लोगों ने कहा हुआ है. 5 सेकंड पार्ट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस क्वेश्चन 5 सेकंड पार्ट. सो अभी इन्हीं को पहले डिस्कस कर लेता हूँ और फिर हम आगे चलेंगे. ओके, क्वेश्चन 5 फर्स्ट पार्ट का आंसर अगर मुझे बता दें आयान. आपके पास होगा ना आंसर 5 पार्ट फर्स्ट का. ओके, अगर मैं आपको अलाउ कर दूं, ये लीजिए. जी आयान, आपने 5 सेकंड पार्ट कहा है, मनहा ने 5 सेकंड पार्ट कहा है, और भी कुछ लोगों ने जिन्होंने कहा. प्लीज मुझे पार्ट 1 का आंसर कोई बता दें ताकि मैं चल सकूं आगे. सर -4320. सर वेट चैट ऑफ हुई माइनस हुई है. -4320 जी आगे. ओके, सिर्फ एक ही अच्छा टर्म उसने कहा था. जी, बस ये पार्ट 1 में उसने कहा था कि फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स. तो वो हमने टर्म फाइंड कर लिए -4320. सो ये पार्ट 1 था. लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट. जस्ट 1 मिनट. जी, पार्ट 1 आई होप सबको क्लियर होगा, जिसमें उसने कहा था कि फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 2/x - 3x होल पावर 6. सो अब हम क्या करते हैं, इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं. Find the value of a for which there is no term independent of x in the expansion of 1 plus ax square 2/x - 3x whole power 6. इस बात को अंडरस्टैंड कीजिए. यस. ओके, सॉरी. देखिए इस क्वेश्चन में उसने फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच देयर इज नो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स. पहले इस बात को अंडरस्टैंड करें. देखिए जब भी कांस्टेंट ए फाइंड करना होता है तो मैं आपको ये कहता हूं कि आप
एक्स का कोफिशिएंट खुद फाइंड करें। नॉर्मली वो एक्स का कोफिशिएंट नॉर्मली जब दिया होता है और ये फाइंड करने के लिए कहता है, तो जो एक्स का कोफिशिएंट दिया होता है आप एक्स का कोफिशिएंट खुद फाइंड करते हैं और उसको उसके इक्वल रख लेते हैं जो उसने गिवन था। यहाँ पे कह रहा है देयर इज नो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इसका क्या मीनिंग है जी? कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है? देयर इज नो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का क्या मीनिंग है? कोई भी टर्म x के बगैर नहीं है। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कौन सी टर्म होती है? कांस्टेंट टर्म। ठीक हो गया। इसने कहा देयर इज नो कांस्टेंट टर्म। इसने बता दिया देयर इज नो कांस्टेंट टर्म। मीन कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, मतलब कांस्टेंट टर्म आप जीरो कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे कांस्टेंट टर्म खुद फाइंड करेंगे। हम कांस्टेंट टर्म खुद फाइंड करके उसको इज इक्वल टू जीरो रख देंगे, क्योंकि उसने कहा देयर इज नो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मीन कांस्टेंट टर्म उसने कहा है ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे जरा देखिएगा। 1 + ax² को मल्टीप्लाई करना है मैंने 2/x - 3x² के साथ, ये एक्सपेंशन के साथ। इसको एक्सपेंड करें तो आपके पास 7 टर्म्स आती हैं, बट मैंने वो सारी की सारी 7 टर्म्स नहीं लिखनी। मैं सिर्फ वो टर्म्स लिखूंगा जिससे कांस्टेंट टर्म मेरे पास आएगी। मैं कांस्टेंट टर्म फाइंड करूंगा इन टर्म्स ऑफ ए, और वो कांस्टेंट टर्म इसलिए फाइंड करूंगा क्योंकि मुझे उसने बताया कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। तो मैं जो कांस्टेंट टर्म इन टर्म्स ऑफ ए फाइंड करूंगा उसको इज इक्वल टू जीरो रख दूंगा, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो जीरो है। सो अब मुझे बताइए इस कांस्टेंट को किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट टर्म आएगी। सो कांस्टेंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना है मैंने। सो एक मुझे कांस्टेंट टर्म चाहिए। अब मुझे बताइए ax² को किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट टर्म आएगी। ax² को अगर हम 1/x² वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म आएगी। सो इसका मतलब इन द एक्सपेंशन ऑफ 2/x - 3x² आई नीड टू टर्म्स, एक कांस्टेंट टर्म और दूसरी 1/x² वाली टर्म। अब कांस्टेंट टर्म हमें नहीं फाइंड करनी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हमने पार्ट 1 में फाइंड की हुई। आई थिंक आपने बताई थी -4320। सिर्फ मुझे दूसरी टर्म फाइंड करनी है। सो दूसरी टर्म देखते हैं कैसे है, वो क्या होगी। 6c 2/x - 3x। जी हमने अब वो टर्म फाइंड करनी है जिससे हमें मिले 1/x²। आप देखिए 2/x क्या एडजस्ट होनी चाहिए, -3x की पावर क्या एडजस्ट होनी चाहिए कि आपके पास 1/x² आए। जी कुछ लोगों ने किया हुआ है ये पहले, और यहाँ पे अगर पावर हम 2 रखें, इधर पावर 4 रखें, तो क्या इससे आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। इससे क्या हो रहा है, इससे x² डिनोमिनेटर में है और x4 न्यूमिनेटर में है। x4 न्यूमिनेटर में हो, x² डिनोमिनेटर में, तो कैंसिल होके x² न्यूमिनेटर में देंगे, तो ये तो वर्क नहीं करेगी। अगर इसको 4 करें और इसको 2 करें तो इससे होगा कि x4 डिनोमिनेटर में आ रहा है और x² न्यूमिनेटर में आ रहा है, तो इससे हमें x² वाली टर्म मिलेगी। और अगर यहाँ 2 है तो दिस शुड बी आल्सो 2। सो I am writing 1 + ax² as it is. The constant term is -4320। प्लीज कैलकुलेटर यूज कीजिए और इसका आंसर बताइए क्या आ रहा है। मीन कैलकुलेटर में आपने पुट, ये 6c6 मैंने लिख दिया, दिस इज रॉन्ग, 6c2 होना चाहिए। ओके कैलकुलेटर में आप ये सब पुट करें। कैलकुलेटर में आपने पुट करना है 6c2 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय -3 स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा 9। जी कैलकुलेटर यूज कीजिए और बताइए सर कि इसका 20 आंसर। ओवर x²। 23 शायद आपने बोला है। 2160। 2160/x²। थैंक यू सोहेब। ओके अब हमने क्या करना है, वी हैव टू मल्टीप्लाई 1, वी आर लुकिंग फॉर द कांस्टेंट टर्म।
वी आर लुकिंग फॉर द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, क्योंकि उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि देर इज नो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो हम कांस्टेंट टर्म खुद फाइंड करेंगे, उसने कहा नहीं है कोई टर्म, तो हम उसको इज इक्वल टू 0 कर देंगे। सो 1 को -4320 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट आएगा, और ए एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट टर्म आएगी। सो 1 इंटू ए एक्स स्क्वायर, 1 इंटू -4320 इज -4320, ए एक्स स्क्वायर इंटू 2160 इज 2160 ए, और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। जी देखिए हमारे पास टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ये आ गई है। आप ये देखिए ये वो टर्म्स आ रही हैं जिसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, सॉरी कोई एक्स नहीं है। So this is a term independent of x. Now question says there is no term independent of x. अगर वो कह देता कि the independent of x term is 20, तो इसको मैं इक्वल रख देता 20 के। अगर वो कहता इंडिपेंडेंट ऑफ x टर्म इज 200, तो मैं इसको 200 के इक्वल रख देता। लेकिन अब उससे कहा देयर इज नो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो इसका मतलब हम इसको इज इक्वल टू 0 रख देंगे। सो जब इसको 0 रख देंगे तो यू विल गेट 2160 a इज इक्वल टू 4320, और अब इसको डिवाइड कर दें। आई थिंक डिवाइड करने से यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a 2। सो द वैल्यू ऑफ a इज 2। जी जिन लोगों ने क्वेश्चन 5 सेकंड पार्ट पूछा था, मनहा, आयान, आई होप कि अब आपको ये क्लियर होगा। जी सर। चलें जी आगे चलते हैं। एक क्वेरी आई है क्वेश्चन 3 की भी। जी क्वेश्चन 3 की भी क्वेरी है, क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं वापस। Okay, question 3 is the coefficient of x and x square in the expansion of this are equal. Find the value of the non-zero constant a. देखिए आपने क्या करना है, 2 प्लस ए एक्स होल पावर 7 में से एक्स स्क्वायर, एक्स का भी कोफिशिएंट फाइंड करना है और एक्स स्क्वायर का भी, और उन दोनों के कोफिशिएंट्स को इक्वल रख के आपने ए फाइंड कर लेना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो 7c, मैं पहले एक्स वाली टर्म फाइंड करूंगा, 2 पावर ए एक्स पावर। अब अगर आपको x का कोफिशिएंट चाहिए तो पावर ऑफ x क्या होनी चाहिए, 1। और अगर यहाँ हमने 1 सेट किया तो दिस शुड बी 6, क्योंकि इन दोनों का सम 7 होना चाहिए। जिन लोगों ने लास्ट 2 क्लासेस जो मैंने जिसमें ये मैंने टॉपिक एक्सप्लेन किया है ली है, उनको ये बात पता है कि 1 और 6 इन दोनों का सम 7 होना चाहिए, और ये 1 यहाँ पे हमेशा नंबर 1 ही होना चाहिए। जी कैलकुलेटर यूज कीजिए, और 7c1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 6, जी 7c1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 6 का आंसर। सोहेब बताइए क्या है आंसर इसका, अगर आपने किया हुआ है तो। 448 AX। 448 AX बिल्कुल ठीक हो गया। अब हम करते हैं एक्स स्क्वायर का, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। सो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करना है, तो 7c2 पावर ए एक्स रेज टू पावर। सो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के लिए यहाँ पावर 2 रखनी चाहिए, और अगर हम यहाँ पावर 2 रखें तो ये 5 होगी। सो दिस इज आल्सो 2। सो अगेन इसको भी कैलकुलेटर यूज करें, और सोहेब बताइए इसमें क्या आ रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। 672 A square X square। थैंक यू सो मच। ओके अब उसने क्वेश्चन में कहा है कि ये इनके जो कोफिशिएंट्स हैं एक्स और एक्स स्क्वायर के, दे आर इक्वल। सो आप भी क्या करें, इधर कोफिशिएंट ऑफ एक्स है 448 ए, उधर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 672 ए स्क्वायर, तो आप इनको इक्वल रखते हैं। सो 448 ए
is equal to 672a square. So वैसे तो डायरेक्ट अब सॉल्व भी हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको यूं करें फर्दर स्टेप्स, 448a minus 672a square is equal to 0. a कॉमन लें, 448 minus 672a. सो अब आप लिख सकते हो इधर a is equal to 0 और 448 minus 672a is equal to 0. a तो 0 नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। उसने कहा कि फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ कांस्टेंट a. सो यहां से अब आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 448 डिवाइडेड बाय 672 कर लें तो आपके पास वैल्यू ऑफ a आ जाएगी। वो कौन बताएगा वैल्यू? ईमान सिकंदर बताइए अगर आपने किया हुआ है। जी मनहा बताइए। 2/3। 2/3। जी जहरा एंड अबू बकर, आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा क्वेश्चन 3। ओके जी, क्वेश्चन 3 के बाद जो आप लोगों ने कहा हुआ है, ओके गुड अबू बकर, 15 सेकंड पार्ट की काफी डिमांड है। 15 सेकंड पार्ट, लेट्स डू 15 सेकंड पार्ट। ओ अच्छा, 15 सेकंड पार्ट से पहले मुझे 15 पार्ट 1 का आंसर जैनब अब्बासी आप बताएंगे। 15 पार्ट 1 का आंसर। 1 plus 6y ओके, plus 15y square. प्लस 15y स्क्वायर। ओके, 1 प्लस 6y प्लस 15y स्क्वायर, ये है पार्ट 1 का आंसर। अब पार्ट 2 देखिए, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस पी एक्स माइनस 2x स्क्वायर होल पावर 6 द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 48। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव कांस्टेंट p। पहले तो मुझे ये बताइए, आपको क्या लगता है कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 लिंक्ड हैं कहीं से? कोई आपको लिंक नजर आ रहा है कहीं से? यस, पार्ट 1 और पार्ट 2 में थोड़ा सा लिंक है। अगर आप ऑब्जर्व करें तो पार्ट 1 में लिखा हुआ है 1 प्लस वाई होल पावर 6, और यहां पे भी कुछ ऐसा ही है, 1 प्लस समथिंग। ये जो मैंने ब्लू में किया हुआ है, ये आप समझिए क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस वाई होल पावर 6। मीन पार्ट 1 1 प्लस वाई होल पावर 6 है, और पार्ट 2 भी कुछ ऐसा ही है, 1 प्लस, लेकिन उसमें वाई की जगह कुछ और लिखा है, लिख दिया। मीन पार्ट 1 और पार्ट 2 में सिर्फ डिफरेंस क्या है कि वाई की जगह लिख दिया है पी एक्स माइनस 2x स्क्वायर। दिस इज द ओनली चेंज, आपको ये पहले ऑब्जर्व करना है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पार्ट 1 में आपने 1 प्लस वाई होल पावर 6 की होल पावर 6 की एक्सपेंशन ये लिखी देखी हुई है। अब जरा देखिए पार्ट 2। सो 1 प्लस वाई होल पावर 6 की एक्सपेंशन अगर ये है, तो आप बताइए 1 प्लस पी एक्स माइनस 2x स्क्वायर होल पावर 6 की एक्सपेंशन में क्या चेंज आएगा? देखिए y की जगह अगर आप देखें तो y की जगह सिंपली पी एक्स माइनस 2x स्क्वायर आ चुका है। तो आप इसी एक्सपेंशन को यूज करें और y की जगह सिंपली लिख दें पी एक्स माइनस 2x स्क्वायर। 1 प्लस 6, y की जगह हमने लिख दिया पी एक्स माइनस 2x स्क्वायर प्लस 15
px माइनस 2x²। जी ये स्टेप अगर क्लियर है तो मैं आगे चलता हूँ। जिन लोगों ने भी ये कहा हुआ है 15 पार्ट 2 कि मैंने ये फर्स्ट स्टेप जो लिख दिया है, अगर किसी जिन लोगों ने ये पूछा है, अगर किसी को ये क्लियर नहीं है तो रेज योर हैंड। जी अयान, देखिए अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 के क्वेश्चन को दोनों को कंपेयर करें तो आपको ये पता चलेगा कि पार्ट 1 में ये ब्लू कलर में जो पार्ट 1 का क्वेश्चन था और फिर ब्राउन में मैंने पार्ट 2 का लिखा है। तो आप दोनों को कंपेयर करें तो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या है, वो वन वही वन लिखा हुआ है, पावर 6 भी वही लिखी है, प्लस भी वहीं पे है, y की जगह लिख दिया उसने px माइनस 2x²। ऐसे ही है ना। तो मैंने उसकी एक्सपेंशन में भी क्या कर दिया, सिर्फ y की जगह px माइनस 2x² लिख दिया। गॉट इट? यस सर। ओके चलें, अब इसके बाद आगे मैं थोड़ा सा इसको करता हूं। मुझे चाहिए क्वेश्चन में उसने कहा है कि जो x² का कोफिशिएंट है वो 48 है। चले मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। 1 प्लस 6px माइनस 12x² प्लस 15। अब ये अंदर a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई होगी। ये है a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई होगी। a² मीन p² x² माइनस 2ab बनेगा माइनस 4px³। ये 2ab मैंने लिखा है, प्लस b² मीन 4x4। देखिए मुझे ये सारी टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा करता हूं कि सिर्फ वो टर्म लिख लेता हूं जिसमें से मुझे x² आ जाए, क्योंकि मुझे तो x² कोफिशिएंट से एक्चुअल रिक्वायर्ड है। ये है x² आएगा और दूसरा 15 मल्टीप्लाई होगा p²x² से। इसके अलावा और कोई x² वाली टर्म नहीं है। सो अब आप देखिए इसमें से x² कोफिशिएंट क्या आ रहा है, -12 प्लस 15p² इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। अब उसने कहा है क्वेश्चन में कि द कोफिशिएंट ऑफ x² इज 48। तो -12 प्लस 15p² इज इक्वल टू 48। सो 15p² इज इक्वल टू 60, p² इज इक्वल टू 4, p इज इक्वल टू +-2 आना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में उसने कहा फाइंड द पॉजिटिव कांस्टेंट p, तो मैं सिर्फ +2 लिखूंगा। जी आई होप कि जिन लोगों ने 15 सेकंड पार्ट कहा था उनको ये क्लियर है। अगर किसी को नहीं समझ आया तो यू कैन आस्क, you can unmute yourself or you can write in the chat box. ओके जी 15 पार्ट 2 के बाद नाइनटीन पार्ट 2 भी आया है। 19 पार्ट 2 रामीन खान की तरफ से भी है और अली अकबर। 19 पार्ट 2 पहले कर लेते हैं, फिर बाकी जो और भी हैं वो भी करते हैं। तो 19 पार्ट 2। सो ऐसा कीजिए आप में से कोई एक मुझे पार्ट 1 के आंसर्स बताएंगे। नहीं, पार्ट 1 के आंसर्स a3/2 आया है, लेकिन शायद मुझे कुछ और भी चाहिए होगा। देखते हैं। इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x² प्लस a ओवर x होल पावर 6 द कोएफिशिएंट ऑफ x6 एंड x³ आर इक्वल। ठीक हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या कहता है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x6 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस x³। ओके, अब मुझे पार्ट 1 जहां चाहिए होगा मैं उस वक्त आपसे कहूंगा। देखिए 1 माइनस x³ एज इट इज, आपको चाहिए x6 का कोएफिशिएंट। सो x6 का कोएफिशिएंट
तब आएगा जब 1 मल्टीप्लाई होगा x6 वाली टर्म से और x3 मल्टीप्लाई होगा x3 वाली टर्म से। तो इसका मतलब हमें x6 और x3 वाली टर्म चाहिए। जी आपने पार्ट ए में x6 और x3 की टर्म्स फाइंड की हुई हैं, वो सिर्फ इन टर्म्स ऑफ ए थी। मुझे बता सकते हैं कि वहां पे x3 वाली टर्म क्या थी? 160 a cube x cube। 168 a क्यूब x क्यूब। और नहीं सर, x6 वाली 160 160, 160। अच्छा, a क्यूब x क्यूब। और इसी तरह x6 वाली टर्म क्या थी? 240 x6 a square। 240 a स्क्वायर x6। यस सर। ओके, मैं मुझे a की वैल्यू भी, क्योंकि क्वेश्चन में उसने आप बताई हुई है, तो वो मैं एंड पे ऐसा करूंगा, मैं लिख लूंगा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे, तो वो आ जाएगा 240 a स्क्वायर x6। एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे, वो आएगा -160 a क्यूब x6। सो अगर आप x6 को हटा दें तो कोफिशिएंट ऑफ x6 जो आ रहा है वो आ रहा है 240 a स्क्वायर -160 a क्यूब। ये है कोफिशिएंट ऑफ x6। अब आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट में a की वैल्यू फाइंड की हुई है। सो प्रीवियस पार्ट से a की वैल्यू आपके पास थी 3/2। तो a की वैल्यू लिखते हैं 3/2। जी इसकी कैलकुलेशन कर लें, आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x6 आ जाएगा। बताएंगे क्या आंसर आ रहा है? जीरो आएगा सर। तो कोफिशिएंट ऑफ x6 0 आ रहा है। क्या आंसर भी यही है? जोहेर मार्किंग स्कीम में क्या आंसर भी यही है, 0 ही है? जी सर, यही आंसर है। ओके जी, जिन लोगों ने 19 पार्ट बी कहा था, रामीन एंड अली, कंफर्म कीजिए कि आपको क्लियर है ये। ओके Sir, I have a question. जी ईमान। सर, जब आपने एक्स क्यूब को 160 ए क्यूब और एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई किया है तो x6 क्यों आ रहा है? वो 9 नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। ओ लेवल इंडिसेस में हमने ये पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन अगर हो रही हो, बेसिस सेम हो, तो पावर्स ऐड होती हैं। ओके सर, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट जो क्वेरी है 19 पार्ट 2 के बाद, 19 पार्ट 2 ईमान ने भी पूछा था, वो क्लियर हो गया। 18 पार्ट 2, 25 पार्ट बी। सो 18 पार्ट 2 ईमान मुजफ्फर का पहले डिस्कस करते हैं। 18 पार्ट 2 ईमान, मुझे आप ईमान, मेरा ख्याल है कि अब ये जो क्वेश्चन है ना 18 पार्ट ए, ये भी जो थोड़ी देर पहले हमने 15 शायद किया था, इसी के साथ सिमिलैरिटी 15 में चेक करें तो वो 15 ही था।
यस 15 अगर अब आपको समझ आ गया तो मुझे लग रहा है कि आप 18 कर लेंगे, लेकिन चले फिर भी मैं 18 आपको करवा देता हूँ। ईमान, मुझे 18 पार्ट ए का आंसर अगर आप बता दें। uh, 1 + 5a + 10a² + 10a³। सो ईमान देखिए, ये आपने 1 + a होल पावर 5 को एक्सपेंड किया है, ये था पार्ट 1। आप अगर पार्ट 2 को देखिए तो पार्ट 2 में वो आपको कह रहा है कि एक्सपेंड करना है आपने 1 + x + x² होल पावर 5। तो क्या आप पार्ट 1 और पार्ट 2 के क्वेश्चन को कंपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं? तो आपको पता चलेगा कि ऑलमोस्ट पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आर सेम। सिर्फ और सिर्फ देखिए, ब्रैकेट है, पावर 5 है, उसमें भी ऐसा ही है, 1 1 उधर भी है, प्लस उधर भी है। सो ए की जगह उसने क्या लिख दिया, x + x²। दैट्स द ओनली डिफरेंस। तो जब आप इसकी भी एक्सपेंशन करेंगे तो इसका मतलब ए की जगह हम क्या लिख देंगे, x + x²। सो 1 + 5 ए की जगह हम क्या लिख देंगे, x + x²। x + x²। x + x²। जी ईमान, पहले ये कंफर्म करें, ये जो फर्स्ट स्टेप मैंने किया है, इज दैट क्लियर? यस। ओके, अब हमने इस क्वेश्चन में करना क्या है, अप टू x³ सारी टर्म्स लिखनी है। सो अप टू x³। सो कांस्टेंट भी, x वाली, x² वाली और x³ सारी टर्म लिखनी है। 1 + 5x + 5x² + 10। अब आप देखिए, इसको पहले आप x + x² होल स्क्वायर को आप ओपन करेंगे फर्स्ट बाय यूजिंग a + b होल स्क्वायर। सो a + b होल स्क्वायर इज a² + 2ab + b² मीन x²। 2ab मेरे 2x³ बना देगा, और b² मीन x² का स्क्वायर x4 बन जाएगा। ये मैंने इसकी एक्सपेंशन की है, a + b होल स्क्वायर को एक्सपेंड किया। +16। अब आगे है x + x² होल क्यूब। आपको a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² + 2ab + b² आता है, लेकिन होल क्यूब का नहीं आता। होल क्यूब हो या होल पावर 4 हो या होल पावर 5 हो या 6 हो, उसको बायनोमियल के थ्रू आप एक्सपेंड करते हैं। तो बायनोमियल के थ्रू अगर आप एक्सपेंड करें तो इसमें बहुत सी टर्म्स आएंगी। 3c0 x⁻⁴ समथिंग x²⁻⁴ ये आएगा पावर 3, ये होगी पावर 0। जी जरा आप यहाँ पे एक पॉइंट नोट कीजिएगा, मैं अब आगे इसकी फर्दर टर्म्स नहीं लिखूंगा। क्यों? ये मैंने 3c0 लिखा, आगे होना चाहिए 3c1 3c2 3c3 और 3c4, लेकिन वो जितनी भी बाकी टर्म्स आएंगी आप अगर देखें तो उनमें पावर x³ से ज्यादा आएगी। क्यों ज्यादा आएगी? देखिए, ये फर्स्ट टर्म थी, नेक्स्ट सेकंड टर्म में क्या होगा, ये x² हो जाएगा और ये पावर 1 हो जाएगी। फिर उससे नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, ये x⁻1 हो जाएगी, ये x²⁻2 हो जाएगी, सब बढ़। तो अब आप देखिए, इसका आंसर x² × x², ये x4 बनेगा, ये x5 बन जाएगा, और नेक्स्ट तो x6 बनेगी। तो वो सारी टर्म्स जो आ रही हैं वो x³ से बड़ी हो जाएंगी, और वो हमें नहीं चाहिए। क्वेश्चन में उसने कहा अप टू एंड इंक्लूडिंग x³, अप टू एंड इंक्लूडिंग x³। सो वहीं तक हमने। ओके अच्छा, वो 10 है। थैंक यू रामीन, मैं उसकी करेक्शन कर लेता हूँ, ये मैं समझा 16 है, ये 10 है। सो अब आप लिख लीजिए 1 + 5x + 5x²
10 मल्टीप्लाई करें तो 10x², 10 इंटू 2 इज 20x³ देखिए ये 10 जब इस x4 से मल्टीप्लाई होगा तो 10x4 आएगा। आई विल इग्नोर दिस टर्म एज वेल। 10x4 में नहीं मेंशन करूंगा क्योंकि मुझे x4 वाली टर्म नहीं चाहिए, मुझे x³ तक चाहिए, सो मैं उसको इग्नोर करूंगा। और इसका कैलकुलेटर में आंसर चेक करेंगे, 3C0 इज 1, तो 10 उससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 10x³। सो अब आप सिंपली लाइक टर्म्स को ऐड कर लीजिए। 1 + 5x, 5x² + 10x² इज 15x², 20x³ + 10x³ इज 30x³। जी ईमान बताइए, क्लियर है ये? ओके जी, ये था क्वेश्चन 18 पार्ट बी। इसके बाद कौन सी क्वेरी है जो मैंने अभी तक डिस्कस नहीं की? मनहा ने कहा था क्वेश्चन 4 और एक 25B रहता है सुहेब का। 25B की तरफ पहले चलते हैं और फिर हम वापस आ जाएंगे 4 की तरफ। अच्छा ये तो 24B है। 25B It is given instead that in the expansion of 4 + 2x into 2 - ax whole power 5, the coefficient of x² is k. It is also given that there is only one value of a which leads to this value of k. Find the values of k and a. जी मुझे बताइए ये किसने अटेम्प्ट कर लिया है सक्सेसफुली? अहमद उकाशा इज सेइंग कि ही हैज डन दिस। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है और रामीन ने भी कर लिया है। कौन अहमद या रामीन में से कोई बताएगा कि इसमें क्या डिफरेंट क्या था इसमें, इस क्वेश्चन में? अनम्यूट कर हो जी बताइए। यस यू आर राइट रामीन। इसमें एक क्वाड्रेटिक्स टॉपिक भी इन्वॉल्व हो रहा है, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। और वो कहां से पता चल रहा है? दैट देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ ए। सो ये डिस्क्रिमिनेंट का कौन सा केस है? b² - 4ac इज इक्वल टू 0। टू वैल्यूज हूं तो b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। वन वैल्यू हो तो इक्वल टू 0, नो वैल्यू मीन लेस देन 0। बदल चले स्टार्ट करते हैं। हाँ, उसने क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। ओके यू आल्सो डिड राइट राबिया बस। द कोफिशिएंट ऑफ x² इज k। तो हम ऐसा करेंगे, इसमें से कोफिशिएंट ऑफ x² फाइंड करेंगे। अच्छा प्रीवियस पार्ट में भी आई थिंक कोफिशिएंट ऑफ x² तो पिछले पार्ट में भी फाइंड किया होगा। पिछला पार्ट क्या था? द कोफिशिएंट ऑफ x² इज -15। हाँ मुझे प्रीवियस पार्ट में से ये बताइए कि कोफिशिएंट ऑफ x² जो इन टर्म्स ऑफ a आया था वो क्या था, ताकि मुझे आप डायरेक्ट वो कॉपी कर लो। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या था आपका इन टर्म्स ऑफ a? 80a² x²। 80a² x², ये था कोफिशिएंट ऑफ x², 80a²। अब वो कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ x² इज k। इसका मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ x² है जो कि यहाँ पे 80a² है,
It means 80a square is equal to k. Right? So 80a square minus k is equal to 0. ये आपके पास इक्वेशन बन गई। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ ए। तो यहाँ पे अगर आप ए स्क्वायर का कोफिशिएंट ए बी सी, अगर मैं आपसे पूछूं क्या है, व्हाट इज ए बी एंड सी, तो जो ए स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो ए होगा, मीन 80। ए का जो कोफिशिएंट होगा वो बी होगा, यहाँ ए वाली टर्म ही नहीं है, मीन 0। और सी का जो कोफिशिएंट होगा दैट विल बी, सी जो होगा कांस्टेंट टर्म माइनस के। नाउ इट सेज देयर इज ओनली वन वैल्यू, सो डिस्क्रिमिनेंट का केस कौन सा है? b square minus 4ac is equal to 0. So b is 0, minus 4a is 80, and c is minus k. ओके आपके पास 80 इंटू 4 320 आ गया, 320 k इज इक्वल टू 0। जी k की वैल्यू तो 0 आ रही है, क्या कंफर्म करेंगे यही आंसर, या कोई कैलकुलेशन वगैरह में कहीं गड़बड़ की है? सर गलत है कहाँ मिस्टेक की है? सर। वो 80 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर नहीं है, वो 320 और क्या कहते हैं -160 है। अच्छा, वो जो सुहेब ने आंसर ये बताया ये करेक्ट नहीं है, ये आप कहना चाह रहे हैं? जी सर। ओहो, ये तो फिर मैंने सारा उसके मुताबिक कर दिया है। तो ये तो यार उसी वक्त बता देते अहमद। आप भी वेट करते रहे अहमद कि यार सारा गलत, तो फिर मैं पे बताऊंगा। नहीं, मुझे लगा आप कोई और तरीका यूज करें। नहीं तरीका नहीं, मैंने पार्ट ए का ये आंसर कॉपी किया है ना, पार्ट ए में तो ये किया हुआ था। अच्छा जरा दोबारा बताएं आप, ये पार्ट ए से क्या ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आया था? 320 ए स्क्वायर ओके, और -60 ए। -60 ओनली? -60 ए सर, 160 है जी 160। ओके, बाकी सभी प्लीज कंफर्म करेंगे कि पार्ट ए में जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था वो यही था, और अगर यही था तो फिर अब मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। अब वो कह रहा है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के, तो अब आप इसको इज इक्वल टू के रख दें। सो अब आपके पास 320a स्क्वायर माइनस 160a माइनस के इज इक्वल टू 0। सो अब आप इसमें से देखिए, व्हाट इज a इज 320, व्हाट इज b is minus 160, व्हाट इज c is minus k। सो क्योंकि टॉपिक ये क्या है, उसने कहा देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ ए, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट टॉपिक है, और बी स्क्वायर माइनस, सो डिस्क्रिमिनेंट का कौन सा केस है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। सो व्हाट इज b? minus 160 square minus 4a is 320, c is minus k is equal to 0। सो यहां से इसको सॉल्व करें और बताइए k की वैल्यू क्या आ रही है? -20 सर। -20। सो ये आपके पास k की वैल्यू आ चुकी है, और अगर यही k की, अब आपको वैल्यू ऑफ a भी बतानी है, यही वैल्यू ऑफ k आप -20 यहाँ पुट करें, आपकी इक्वेशन बन जाएगी 320a स्क्वायर माइनस 160a माइनस किया है तो 20 की वैल्यू, के की वैल्यू -20 तो +20 इज इक्वल टू 0। सो अब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ से a की भी एक वैल्यू आएगी, और a की जो वैल्यूज आएंगी 2 वो दोनों रिपीटेड होंगी, तो वो वैल्यू कोई बताएगा क्या है? 1/4। 1/4।
तो ये वैल्यूज रिपीटेड ही आनी चाहिए थी, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट का केस नंबर 2 था। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में भी लिखा था देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ इट। जी सुहेब, क्लियर है ये बी पार्ट? जी सर क्लियर है। ओके, क्वेश्चन 22 मनहा कह रही हैं। तो ये जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया है ये थोड़ा सा मुश्किल इस वजह से हुआ है क्योंकि इसमें प्रीवियस टॉपिक इन्वॉल्व हो गया, क्वाड्रेटिक्स। मीन देखें कि बायनोमियल एक्सपेंशन में भी उसने क्वाड्रेटिक्स टॉपिक इन्वॉल्व कर लिया है। ओके, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। इट सेज the coefficient of x in the expansion of this is p, the coefficient of 1 over x in the expansion of this is q, given that p is equal to 6q। ये तो हमने क्लास में किया था क्वेश्चन, आई थिंक सो किसी एक ग्रुप में हमने किया था ये क्वेश्चन। बहरहाल चले मैं कर देता हूं। सो 4x प्लस 10 ओवर x होल पावर 3, इसमें से आप कोफिशिएंट ऑफ x फाइंड कीजिए। 3c 4x पावर 10 ओवर x पावर, हम चाहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, तो वो तब आएगा जब हम यहाँ पे पावर अगर 2 रखें और यहाँ 1 रखें तो ये 3c1 बन जाएगा। जी कैलकुलेटर यूज कीजिए। 3c1 होता है 3, 4 स्क्वायर होता है 16, 16 टाइम 3 48, 48 टाइम्स 480, आई थिंक 480x आ रहा है कोफिशिएंट ऑफ x। और उसने क्वेश्चन में कहा है कि कोफिशिएंट ऑफ x इज p, इसका मतलब p इज इक्वल टू 480। जी ये मनहा ये बात क्लियर है जो उसने फर्स्ट पार्ट में गिवन थी इनिशियल स्टेज में। जी सर। अब वो कहता है कोफिशिएंट ऑफ 1 ओवर x, इसकी एक्सपेंशन में वो है q। तो वैसे तो बहुत से एक काम ये कर सकते हैं हम, पहले ऐसा करें कि p की वैल्यू 480 है ना, तो वो यहाँ पुट करें 480 इज इक्वल टू 6q, तो यहाँ से q भी आपको मिल जाएगा 80। p इज इक्वल टू 6q गिवन था, p हम फाइंड कर चुके हैं 480, तो वहां में मैंने p की जगह 480 लिख दी है। तो 480 इज इक्वल टू 6q, तो q आ गया 80। अब वो दूसरी इंफॉर्मेशन यूज करते हैं, ये वाली, जहां पे ये कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ 1 ओवर x, सो 2x प्लस के ओवर एक्स स्क्वायर होल पावर 5, इसमें से 1 ओवर x का कोफिशिएंट फाइंड करना है। सो 5c 2x 5k ओवर x स्क्वायर, हम चाहते हैं 1 ओवर x, तो पावर्स क्या एडजस्ट की जाएं। अगर मैं यहाँ 3 रखूं, इधर 2 रखूं, तो दोनों का सम 5 बनता है। सो 3 रखने से न्यूमिनेटर में x क्यूब, 2 रखने से एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x4 डिनोमिनेटर में, तो वो कैंसिल होके 1 ओवर x आ जाएगा, तो ये भी 2 होना चाहिए। जी इसकी कैलकुलेशन कीजिए कैलकुलेटर से। 5c2 आई थिंक 10 होता है 80 के स्क्वायर। बिल्कुल 80k स्क्वायर 1 ओवर x। सो आप देखिए कोफिशिएंट ऑफ 1 ओवर x इज 80k स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ 1 ओवर x इज 80k स्क्वायर। अब उसने क्वेश्चन में कहा था कोफिशिएंट ऑफ 1 ओवर x इज q, सो इसका मतलब 80k स्क्वायर इज इक्वल टू q, और q तो हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, वो 80 है। सो 80k स्क्वायर इज इक्वल टू 80k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। So the possible values of k are plus minus 1। जी इज दैट क्लियर? आई थिंक मैंने सबकी क्वेरीज डिस्कस कर ली हैं।
अगर किसी की क्वेरी डिस्कस अभी तक नहीं हुई तो बताइए। ओके, सो इसका मतलब है सबकी प्रॉब्लम्स डिस्कस हो चुके हैं। कल हम इंशाल्लाह स्कूल आपसे मिलेंगे विद द न्यू टॉपिक, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।